दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टिनेटस के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि आखिर टिनेटस है क्या, यह क्यों होता है और होम्योपैथी में इसका क्या उपचार है तथा एक्सरसाइज से किस हद तक हम टिनेटस को कम कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सभी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। डियर ऑडियंस, इफ़ यू आर न्यू हेयर वेलकम, इफ़ यू आर बीन हियर बिफोर वेलकम बैक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर टिनेटस है क्या। जब बाहर किसी चीज़ की आवाज़ पैदा हो रही हो और हमारा कान उसे सुन रहा हो और हमारी मस्तिष्क उस आवाज़ को परसीव कर रहा हो, इट्स नॉर्मल, ऐसा तो होना ही चाहिए, वरना तो कहा जाएगा कि आपके कान में प्रॉब्लम है, आप आवाज़ को सही से सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन ज़रा इसके विपरीत स्थिति पर विचार कीजिए कि अगर बाहर सराउंडिंग में किसी भी तरह की कोई साउंड या ध्वनि या आवाज़ नहीं पैदा हो रही हो, फिर भी आपके कानों को आवाज़ सुनाई दे रहा हो, तो इसी प्रॉब्लम का नाम है टिनेटस। इसीलिए टिनेटस आमतौर पर सब्जेक्टिव हुआ करता है, यानी जिसको ये बीमारी होती है उसी को एबनॉर्मल रिंगिंग, हमिंग, हिसिंग, बजिंग, क्लिकिंग, रोरिंग साउंड सुनाई देता है, न कि सभी को ये आवाज़ सुनाई दे रहा हो। लेकिन पल्सेटाइल टिनिटस एक ऐसा टिनिटस है जिसमें कि कानों में हार्ट बीट या ब्लड फ्लो की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे स्टेथोस्कोप से दूसरे लोग भी सुन सकते हैं। इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव टिनेटस की कैटेगरी में रखा जाता है। आमतौर पर जिस व्यक्ति को टिनेटस की परेशानी होती है उसके कानों में 7 तरह की आवाज़ों में से कोई एक आवाज़ या एक से ज़्यादा आवाज़ सुनाई पड़ सकती है। इनमें से एक तरह का टिनेटस हो सकता है रिंगिंग टिनेटस। इसमें लगातार कान में कुछ बजने की आवाज़ आता हो, यानी कि कंटिन्यूअस रिंगिंग साउंड इन द ईयर। दूसरे तरह के टिनेटस की बात करें तो वो हो सकता है बजिंग टिनेटस, यानी कि कानों में भिनभिनाहट यानी कि भिन्न भिन्न करने की आवाज़ सुनाई दे रहा हो। नेक्स्ट टिनेटस की अगर बात करें तो वो हो सकता है हिसिंग टिनेटस, यानी जैसे कि भाप निकलते समय जो आवाज़ पैदा होती है कुछ उसी तरह की आवाज़ कानों में सुनाई दे रहा हो। नेक्स्ट टिनेटस हो सकता है क्लिकिंग टिनेटस, यानी कि ऐसा आवाज़ जो कि घड़ी या स्विच को चालू करते समय होता हो, तो कुछ उसी तरह की आवाज़ अगर कानों में सुनाई देता हो। और अगला टिनेटस हो सकता है रोरिंग टिनेटस, यानी कि जैसे गर्जन की आवाज़ आ रही हो, कुछ कानों में गरज रहा हो, जैसे कि समुद्र की लहरें चल रही हो। और नेक्स्ट टिनेटस हो सकता है विस्लिंग टिनेटस, जिसमें कि व्यक्ति को ऐसा लगता हो जैसे कि कानों में सीटी बजाई जा रही हो। एक हो सकता है पल्सेटाइल टिनेटस, जिसमें कि हार्ट बीट यानी कि दिल के धड़कन के रिदम के साथ सिंक्रनाइज्ड वे में पल्स की आवाज़ कानों में धक धक या दुक दुक की आवाज़ सुनाई दे रहा हो, जो कि एक रेगुलर इंटरवल के साथ सुनाई देता हो। जबकि और भी जितने तरह के टिनेटस के बारे में बताया गया है उसमें से किसी में भी ऐसा रेगुलर इंटरवल के साथ आवाज़ सुनाई नहीं देता है, बल्कि लगातार आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन इसमें एक रेगुलर इंटरवल के साथ आवाज़ सुनाई देता हो। So let's go to the detailed discussion about the cause and pathogenesis of the tinnitus। यानी इसके कारणों के अगर बात करें तो प्राइमरी टिनेटस का एग्जैक्ट काउज तो अनक्लियर है, यानी कि अस्पष्ट नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के साथ साथ प्राइमरी टिनेटस की समस्या आ सकती है। दरअसल में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की स्थिति में होता यह है कि हमारा जो इनर ईयर यानी कि जो कोक्लिया होता है या जो ऑडिटरी नर्व पाथवे होता है जो कि कान से ब्रेन तक इम्पल्स को पहुंचाने का कार्य करता है, उसमें कहीं पर डैमेज हो जाने की वजह से जो इम्पल्स इनर ईयर से ब्रेन तक पहुंचना चाहिए वो सही से नहीं पहुंच पाता है, या कम इम्पल्स ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचता है। इसका परिणाम यह होता है कि एबनॉर्मली इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे कानों में पैदा होने लगते हैं। जब यही एबनॉर्मली इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है तो हमारा दिमाग इस आवाज़ को प्रोसेसिंग करता है तथा हमें कानों में असामान्य आवाज़ें सुनाई देने लगता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी टिनेटस की। इसके कारणों में से एक होता है कंसिस्टेंट लाउड नॉइजेस के एक्सपोजर में रहना, यानी कि लंबे समय तक बहुत तेज आवाज़ के एक्सपोजर से भी टिनेटस की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कान में ईयरवैक्स जमा हो गया हो तो भी टिनेटस काउज हो सकता है। एक कारण हो सकता है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, यानी कि बढ़ती उम्र की वजह से टिनेटस तथा हियरिंग लॉस की समस्या आ सकती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि जिंक तथा विटामिन ए की कमी। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का प्रयोग तथा एस्प्रिन या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के इस्तेमाल से भी टिनेटस की समस्या आ सकती है। इसके साथ ही माइग्रेन, हेडेक, मेनिंजाइटिस तथा मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी टिनेटस को इंड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म तथा हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरलिपिडेमिया तथा ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल जेंटामाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से भी इसके एडवर्स इफेक्ट के रूप में भी टिनेटस की समस्या आ सकती है। इसके अलावा एंटी मलेरियल ड्रग्स जैसे कि क्विनिन, क्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन इत्यादि जितने भी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के रूप में भी टिनेटस की समस्या आ सकती है। इसके अलावा कीमोथेराप्यूटिक्स के प्रयोग से भी टिनेटस की समस्या आ सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो मिडिल ईयर या इनर ईयर में इन्फेक्शन होने की वजह से भी टिनेटस की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अतिरिक्त हेड या नेक इंजरी की वजह से भी मिडिल ईयर या इनर ईयर प्रभावित हो जाते हैं तथा यह भी टिनेटस के कारणों में से एक कारण बन सकता है। इसके अलावा हाई बीपी भी टिनेटस के कारणों में से एक कारण हो सकते हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ डिसऑर्डर्स जैसे कि मेनियस डिजीज के वजह से भी टिनाटस की प्रॉब्लम आ सकती है। दरअसल में मेनियस डिजीज में इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि हियरिंग और बैलेंसिंग में प्रॉब्लम या समस्या होने लगती है तथा वर्टिगो यानी कि चक्कर भी आने लगते हैं और इसके साथ साथ टिनाटस की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। मेनियस डिजीज का कोई सटीक कारण के बारे में तो क्लियरली नहीं कहा जा सकता है कि क्या क्या इसके कारण है। खैर कुछ और कारण है जो कि रेयरली टिनाटस कॉज करता है, जैसे कि इनर ईयर ट्यूमर, फॉर एग्जांपल वेस्टिबुलर स्वानोमा, तथा कुछ और डिसऑर्डर जो कि ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता हो, जैसे कि आर्टरियोवेनस मालफॉर्मेशन या वेस्कुलर ट्यूमर भी टिनाटस के कारणों में से एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एंग्जाइटी यानी घबराहट तथा डिप्रेशन के वजह से भी टिनाटस कॉज हो सकते हैं। तो चलिए अब टिनाटस के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों टिनाटस का ट्रीटमेंट उसके कारणों पर डिपेंड करता है, यानी कि जिस तरह का टिनाटस डेवलप हो रहा हो, अगर उसके कारणों को ट्रीट करेंगे तो टिनाटस की परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और हमें यह देखना होगा कि कौन कौन सी एग्रावेटिंग फैक्टर है जो कि टिनाटस को बढ़ावा दे रहा है, उसको कम करना होगा। आमतौर पर प्राइमरी टिनाटस मैनेजेबल होते हैं, यानी इसके लक्षणों को मैनेज कर सकते हैं। एक थेरेपी होता है CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यह एक तरह का टॉक थेरेपी है, या ऐसा समझिए कि हमारे सोचने या थिंकिंग करने का जो पैरामीटर्स होते हैं उसके नेगेटिव सर्कल को तोड़कर पॉजिटिव करने का एक तरीका है। इसी थेरेपी को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। इसके अलावा व्हाइट नॉइजेज मशीन से कुछ ऐसे बैकग्राउंड आवाज पैदा की जाती है जो कि टिनाटस की आवाज को सप्रेस कर देते हैं और टिनाटस की समस्या में आराम पहुंचाने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा एकॉस्टिक स्टिमुलेशन के जरिए एबनॉर्मल और टिनाटस के साउंड को सबसाइड करने की कोशिश की जाती है। अगर टिनाटस एंग्जाइटी या घबराहट तथा डिप्रेशन की वजह से है तो उसको ट्रीट करने से भी टिनाटस की परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे टिनाटस के इन सभी कारणों में से कोई भी कारण नहीं है तो फिर क्यों कानों में एबनॉर्मल आवाजें आती रहती है? हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई स्पष्ट कारण पता न चले, लेकिन होता दरअसल में यह है कि कानों में कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होते हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचता है तो ब्रेन इसे साउंड के रूप में परसीव करता है और हमें रिंगिंग, हमिंग, रोरिंग, बजिंग, पल्सेटिंग, हिसिंग और क्लिकिंग साउंड सुनाई देने लगता है। नॉर्मली ऐसा बिना मतलब का नहीं होता है, बल्कि कान के बाहर जब कोई आवाज पैदा हो रही होती है तब साउंड वेव कान में जाता है और इलेक्ट्रिकल इंपल्स कान में जनरेट होते हैं और फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स दिमाग में जाता है। तब हमारा दिमाग इवैल्यूएट करता है कि हाँ, कहीं से तो फला चीज की आवाज आ रही है। अगर किसी साइकोलॉजिकल इशू या कुछ केमिकल्स के ऊपर नीचे होने की वजह से अपने आप ही कानों में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने लगता है तो यही टिनाटस का कारण बन सकता है। इसलिए बिना क्लियर कट कारण के टिनाटस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब बीइंग होम्योपैथ कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए कारगर साबित हो सकता है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एक मेडिसिन है चिनियम सल्फ 3x। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो यह एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हियरिंग लॉस के साथ साथ अगर टिनाटस की समस्या आ गई हो और खासकर अगर कानों में लगातार कुछ बजने की आवाज आ रही हो तथा कानों में बजिंग यानी कि भिनभिनाहट की आवाज आती हो तथा रोरिंग साउंड यानी कि गर्जन की आवाज आती हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों चिनियम सल्फ। तो इन तीनों तरह की टिनाटस को दूर करने की दवा हो सकती है दोस्तों चिनियम सल्फ 3x। इसका 4 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल में लाना काफी मुफीद माना गया है। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों सैलिसिलिक एसिड 30। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो अगर टिनाटस के साथ साथ वर्टिगो यानी कि चक्कर भी आता हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों सैलिसिलिक एसिड 30। इसका 5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग में लाना टिनाटस के केस में काफी फायदेमंद माना जाता है। इसी ग्रुप की एक दवाई है दोस्तों नेट्रम सैलिसिलिक 3x। इसका भी लक्षण लगभग सेम ही होता है। अगर सिर में चक्कर आता हो तथा हियरिंग लॉस के साथ साथ कानों में गर्जन की आवाज आती हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों नेट्रम सैलिसिलिक 3x। इसका 4 टैबलेट दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों ग्रेफाइटिस। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो व्यक्ति जब खाता पीता हो तो उस दौरान चबाने से कानों में खुरखुराहट की आवाज आती हो तथा कानों में हिसिंग साउंड यानी कि जैसे भाप निकलते समय आवाज पैदा होती है वैसा ही आवाज कानों में आता हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों ग्रेफाइटिस 30। इसको 5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना काफी मुफीद साबित हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों चिनोपोडियम। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो अगर ऑडिटरी नर्व में अकड़न या डैमेज होने की वजह से टिनाटस की प्रॉब्लम आ गई हो या हियरिंग लॉस की समस्या आ गई हो तथा लो पिच की आवाज सुनाई नहीं देता हो बल्कि हाई पिच की आवाज सुनाई ठीक से सुन पाता हो तथा कानों में भिनभिनाहट की आवाज आती हो तथा चक्कर भी आता हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों चिनोपोडियम। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों सैलिसिलिक एसिड। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो वर्टिगो तथा डेफनेस के साथ साथ अगर कानों में रोरिंग यानी कि गर्जन और रिंगिंग यानी कि कुछ बजने की आवाज आती हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों एसिड फॉस। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो कानों में दहाड़ या गर्जन की आवाज आती हो तथा सुनने में भी परेशानी होती हो
और हल्ला गुल्ला सहन न होता हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों फास्फोरिक एसिड। इसका भी 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करना काफी मुफीद साबित हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों चाइना 200। इसका प्रयोग तब मुफीद साबित होता है जब एंटी मलेरियल मेडिसिन के प्रयोग से अगर टिनाटस की प्रॉब्लम आ गई हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों चाइना। इसका 200 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। और भी अगर किसी दवाई के साइड इफेक्ट्स के रूप में टिनाटस की परेशानी आ गई हो तो भी आप चाइना का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा एसिड नाइट्रिक 30 का प्रयोग भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में आई टिनाटस की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से टिनाटस की समस्या आ गई हो तो मेडिसिन हो सकती है बेलाडोना 30। इसका भी 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करना काफी लाभकारी साबित होता है। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों कार्बोनियम सल्फ्यूरिकम। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो व्यक्ति को बजिंग और सिंगिंग की आवाज कानों में आती हो तथा मिनियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन की श्रेणी में से एक है। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों काली आयड 30। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो कानों में कोई भी क्रोनिक डिजीज की वजह से अगर टिनाटस की समस्या आ गई हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों काली आयड 30। इसका भी 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करना काफी लाभकारी साबित हो सकता है। एक मेडिसिन हो सकती है दोस्तों बेरेटा का। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो क्रैकलिंग साउंड यानी कि कर्कश ध्वनि अगर कानों में सुनाई देता हो तथा इसके साथ ही जब नाक साफ करता हो तो रिवर्बरेशन साउंड सुनाई देता हो यानी कि वही आवाज मल्टीपल रिलैक्सेशन के साथ सुनाई देता हो यानी कि आप ही का आवाज थोड़ा खींच कर वापस सुनाई देता हो तो मेडिसिन हो सकती है दोस्तों बेरेटा कार्ब 30। इसका 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करना काफी मुफीद साबित हो सकता है। दोस्तों ये तो रहा कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि टिनाटस के केस में प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि टिनाटस के केस में प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोज की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हाँ, इसके जो एक्सरसाइज हैं या कुछ एक्टिविटी हैं जिसके जरिए भी आप काफ़ी हद तक टिनाटस के केस को मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।